जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट करें। ये वाइट बोर्ड पे आपके सामने कल बनाई थी डायग्राम, इसको ज़रा देख लें एक दफ़ा, मैच कर लें। वही वाली है जो वाइट बोर्ड पे बनाई थी। मैच जहाँ पे नोट की होगी वहां से करेंगे, पता नहीं क्या करें आप लोग। भाई इधर इधर हो जाए, मोहतरम इधर इधर हो जाए, एक ही दफ़ा हो जाया करें, फिर एंड से दीवार से बैठना शुरू करें, कोई मसला नहीं होगा। शुक्रिया भाई। जी भाई टाइम पे आया करो भाई, इस तरह तो काम नहीं काबू आएगा। जी 100% वही है। ओके अच्छा भाई, इसमें बात ये चल रही थी कल कि स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करना है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। तो इसमें जब हमने ईयर एंड किया था सितंबर वाला चेंज, तो फिर मिसाल के तौर पे थोड़ा सोचना पड़ा था। जैसे ये वाली एग्जांपल है, तो ये तो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है जो 1 जुलाई 16 को शुरू हो रहा है और 30 जून 17 को ख़त्म हो रहा है। ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है और 1 जुलाई 16 को शुरू होकर 30 जून 17 को ख़त्म हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2017, क्योंकि ये 30 जून को एंड हो रहा है और 12 महीने का। अच्छा, इसके बाद टाइम पे आया करें तो क्लास डिस्टर्ब हुआ करेगी पूरी। इसके बाद हमने ये सोचा कि हम इजाज़त ले लें कि हम नॉर्मल से स्पेशल पे मूव करें और 30 जून की बजाय हमारा ईयर एंड हुआ करेगा 30 सितंबर। तो जब हमने ये सोचा 30 सितंबर, तो फिर 30 जून के 3 महीने बाद 30 सितंबर आ गया। अब सवाल ये है कि इसे डिनोट कैसे करना है। तो मैंने ये सिंपल तरीका बताया था कि आपने बस ये सोचना है 30 सितंबर के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। आप बताएं ज़रा, 30 सितंबर के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 2018। इसलिए इसको किससे डिनोट करना है? टैक्स ईयर 2018 से डिनोट करना है। और दूसरी बात ये कि वैसे ही 1 जुलाई 17 से 2018 का साल शुरू हो चुका है। सोचें, देखिए ना, 30 जून 17 पे तो 17 का साल खत्म हो गया टैक्स वालों की नजर में। तो वैसे भी 1 जुलाई 17 से 2018 शुरू हो चुका। 2 जुलाई 17 को भी कोई खड़े होकर आपसे पूछे ये कौन सा साल है, तो आप कहेंगे 2018 का टैक्स ईयर शुरू हो चुका हुआ है। तो ये तो लॉजिक की बात थी, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो भी आपकी ट्रांजिशनल या स्पेशल की आखिरी तारीख है, उसके बाद जो भी 30 जून आ रहा है, डेट विल बी कंसिडर्ड एज टैक्स ईयर 2000। ओके, तो मिसाल के तौर पे ये 1 जुलाई 2008 है और ये 30 जून 2009 है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ईयर एंड हो जाए 30 सितंबर। तो 30 सितंबर इसके बाद कौन सा आएगा? 10 कैसे आएगा? 15 महीने की जंप मारे हो, खुदा के लिए लॉन्ग जंप मारते रहे हो आप जिंदगी में। 30 सितंबर 2009, तो ये कितने महीने बने? 12 महीने। ये कौन सा टैक्स ईयर बना? नॉर्मल। इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, इसको तो 2009 से ही डिनोट कर देना है। ये वाला जो 2009 आ रहा है, भाई लेजर लाइट मंगवाओ। अच्छा, आगे ये क्या हो गए? 3 महीने। ये कौन सा हो गया? बस अब सोच के बताएं, 30 सितंबर 9 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 2010 आ रहा है। इसलिए इससे किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2010 से। तो ये तो कल वाले की रिवीजन होगी, इसको शायद नोट करने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा, ये 1 जुलाई 2002, तो ये क्या होगा? 30 जून 2003। अब मैंने सोचा कि मेरा ईयर एंड होगा 31 दिसंबर, तो कौन सा 31 दिसंबर? 2003। ये 12 महीने। ये कितने महीने? ये टाइम है भाई, ये तो क्लास डिस्टर्ब हुआ करेगी इस तरह रोजाना।
कल से 7:15 पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, अब यही हाल है इसका। ये 12 महीने और ये 6 महीने। अच्छा जी, इसको क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2003 नॉर्मल। अच्छा, अब वैसे भी सोचें, यकम जुलाई 3 से 30 जून 3 को तो 3 का साल खत्म हो गया, यकम जुलाई 3 से या 2 जुलाई 3 को कौन सा साल चल रहा है? 2004। टैक्स सोलन के मुताबिक 2004 अगला साल, यकम जुलाई से अगला साल शुरू हो जाता है उनकी नज़र में। ये तो लॉजिक, लेकिन वैसे सिंपल तरीके से सोचें जैसे पेपर में सोचना है, 31/12/3 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 4, इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2004। ये नोट करनी है तो कर लें। ये दिसंबर वाली एक एग्जांपल थी। भैया कल से दरवाज़ा बंद करवा दो 7:15 बजे, इसके बाद कोई एंट्री ना हो। इसको डायरेक्ट लगाओ, जो अगले स्विच है ना उनमें। ठीक है, गुड, जज़ाकल्लाह। ओके, अब आप हजरात स्पेशल टैक्स ईयर की जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर की। जी, अभी जो हमने एग्जांपल नोट की है वो कौन सी नोट की है? यकम जुलाई 2002, इधर 30 जून 2003, 31 दिसंबर 2003, तो ये 2003 का साल बन गया था और ये टैक्स ईयर 2004 बन गया था। ओके, अब इसको पढ़ें। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year, such period shall be that person's tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year. Calendar year relevant to, ये देखें, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा शुरू हो चुका है? यहां से जरा बताएं, यहां से यकम या 2 जुलाई से? भाई ये लेजर लाइट नजर आ रही है कैमरे में? अच्छा, यकम जुलाई या 2 जुलाई से कौन सा नॉर्मल साल शुरू हो चुका हुआ है? 2004, क्योंकि 30 जून 3 को कौन सा नॉर्मल साल खत्म हो चुका है? 2003। तो यकम जुलाई 3 को खड़े होके या 2 जुलाई 3 को खड़े होके आपसे कोई पूछे आप कहाँ खड़े हैं, तो आप कहेंगे मैं 2004 के साल में खड़ा हूँ। तो शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। उस कैलेंडर ईयर से डिनोट करो जो रेलिवेंट हो नॉर्मल ईयर से इन विच द आखिरी डेट ऑफ स्पेशल फॉल्स। स्पेशल की आखिरी डेट ये है, ये किस नॉर्मल में गिर रही है? स्पेशल की, उल्टा चलें, स्पेशल की आखिरी तारीख किस नॉर्मल में गिर रही है? 2003 में नहीं गिर रही, ये फौरन 2004 आने वाला है। उस नॉर्मल को किस कैलेंडर से डिनोट करते हैं? वो नॉर्मल तो 2004 में खत्म होना है, यहां कहीं जाके
30/4, तो उसे 4 के नाम से डिनोट करेंगे, इसलिए इसको B4 के नाम से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो अलग है, थ्योरी अलग है। जरा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरा आसान बात याद रख लें, इतनी मुश्किल बात नहीं सोचनी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 31/12/3 के बाद कौन सा 30 आना है? 30/2004, बस ये बात खत्म पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा थ्योरी थोड़ा समझने की कोशिश करें। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? नहीं, क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर 31/12/2003। इसका रेलेवेंट नॉर्मल ईयर कौन सा है? इसका रेलेवेंट नॉर्मल ईयर 3 नहीं हो सकता कभी भी, वो तो 30/3 को खत्म हो चुका है। इसका रेलेवेंट ईयर वही है जो अभी आने वाला, खत्म होने वाला है, 30/4। तो इसका रेलेवेंट ईयर कौन सा बताएं? इसकी आखिरी तारीख का रेलेवेंट ईयर 30/4 वाला। उसका कैलेंडर कौन सा है? 30/4 वाले का 4 कैलेंडर है, तो इसलिए इससे टैक्स ईयर 2004 के नाम से। अब ये जरा इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है स्पेशल टैक्स ईयर की, इसको जरा एक दो दफा नजर मार लें। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। कौन सा वाला कैलेंडर ईयर? जो नॉर्मल ईयर से रेलेवेंट है। नॉर्मल ईयर कौन सा वाला? जिसमें आखिरी तारीख फॉल कर रही है। तो अगर उल्टा चलें, इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, इसका रेलेवेंट नॉर्मल ईयर कौन सा है? 30/2004 पे जो एंड होने वाला है, उसको कौन सा कैलेंडर बन रहा है? 30/2004 वाले का 4 कैलेंडर बन रहा है, तो इसलिए इसको टैक्स ईयर 2004 के नाम से डिनोट करें। ओके, इट्स ओवर। टैक्स ईयर के एतबार से पास्ट पेपर्स पे आ जाएं। फोटोकॉपियर से लेने थे आपने नोट्स। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन 16, इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड, ये पेज 17, जिनके पास बुक आ गई हुई है ऑनलाइन, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो तो बुक में ये सवाल ढूंढें। वैसे इस चैप्टर में जो नोट्स अपलोड हुए हैं पोर्टल पे, उसमें पेज 17 बन रहा है इसका। इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर। इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड आ पर्सन है या क्लास ऑफ पर्संस है? ये तो एक कंपनी है, एक से ज़्यादा कंपनीज नहीं है। तो नोट्स अपने अपने होने चाहिए। वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर। नॉर्मल से किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? स्पेशल की तरफ। ये जो साथ वाले को आप दिखा रहे हैं ना नोट्स, उस पर जुल्म कर रहे हैं, वो कल भी नहीं लेके आएगा, उसको आदत पड़ जानी है। फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर एज अ इनकम ईयर ऑफ इट्स सब्बू कंपनी इन यूएसए एंड्स ऑन 31 दिसंबर, इसलिए कि इसके जो पेरेंट कंपनी बाहर के मुल्क में है उसका ईयर एंड भी 31 दिसंबर है। तो ये इसने कंपेलिंग नीड बताई है कि इससे कंपेलिंग नीड है, इसे भी ज़रूरत है कि ये अपना अकाउंटिंग ईयर एंड उसी के मुताबिक ले आए। तो एडवाइज IPL अबाउट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। कहते हैं नॉर्मल से स्पेशल पे जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता दें। सिर्फ 3 मार्क्स हैं, नॉर्मल पे स्पेशल पे जाने के लिए रिक्वायरमेंट्स बतानी है। आएँ जी, पढ़ें। कौन कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे? पॉइंट नंबर 3 लिख के आएंगे, 4 बिल्कुल नहीं लिख के आएंगे। 4 लिखने के मार्क्स कटेंगे। वो कह रहे हैं मैंने लाहौर से पिंडी जाना है, आप उसे कह रहे हैं पिंडी से लाहौर वापस ऐसे आते हैं। 4 बिल्कुल नहीं लिख के आएंगे। वो सिर्फ क्या कह रहे हैं मैंने कहाँ से कहाँ जाना है, लेकिन 3 में एक बात लिखी हुई है कि एक शर्त पूरी करनी है। वो शर्त क्या है कि कंपेलिंग, तो 3 और 5 लिख के आएंगे, सिर्फ 3 और 5। और इसमें रिक्वायरमेंट्स सवाल में ज़रा सवाल में सवाल ढूंढें। जिंदगी के किसी मोड़ पे आपको सवाल आ जाए तो उसमें सवाल ढूंढा करें। सवाल में सवाल है ये, रिक्वायरमेंट्स बतानी है चेंज इन टैक्स ईयर पे। जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स ढूंढें ज़रा। रिक्वायरमेंट पहली है मे अप्लाई इन राइटिंग, और दूसरी रिक्वायरमेंट है मस्ट शो अ कंपेलिंग नीड। लेकिन जाहिर बात है 3 और 5 हम पूरा लिख के आएंगे। ये 2 शराइत पूरी करनी जरूरी है, फिर आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत है।
कमीशन, हाँ वो तो फिर 3 में पूरी बात होगी ना, शैल अप्लाई टू कमीशन इन राइटिंग। ये पूरा पॉइंट 3 लिख के आएंगे, पूरा पॉइंट 5 लिख के आएंगे। 3 नंबर लेने हैं, ये 3 नंबर वो हैं जो 47 से 50 पे लेके जाते हैं। ओके, आ जाए पेज नंबर 2 पे। इधर उधर की बात हो, जिस बंदे की प्रोसेसिंग स्लो हो उसे समझाने ना बैठ जाया करें, आप बस अटेंटिव रहा करें। ये इधर उधर की बात थी। अच्छा जी, सेक्शन 81, इससे पहले सेक्शन 82 कर लेते हैं। सेक्शन 82 पेज नंबर 2 है नोट्स का, चैप्टर 4 का पेज 2। जी मोहतरम, टैक्स ईयर 2008 कब से लेके कब तक बनता है? एग्जाम्पल 1 मैं कराने लगा हूँ, 1 जुलाई 2007 से 2008। ओके, 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2008। अब एक बंदा कहता है कि मेरा पाकिस्तान में स्टे रहा है 5 जुलाई 2007 से 25 नवंबर 2007 तक, फिर मैं बाहर के मुल्क चला गया और 5 फरवरी 2008 से लेके 5 मार्च 2008 से लेके 15 अप्रैल 2008 तक। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? ये हमारा सवाल है। एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। जो बंदा टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज़्यादा रह ले, उस बंदे को क्या समझा जाएगा? रेजिडेंट समझा जाएगा। तो जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा रह ले उसको रेजिडेंट समझा जाएगा। तो हमने नीचे क्या मेंशन किया है इसका? स्टे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये कितना अरसा रुका, उस बुनियाद पे हम डिसाइड करेंगे ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। चलें जी, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। आंसर जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल। अच्छा जी, जुलाई में कितने दिन पाकिस्तान में रहा? उंगलियों की पोरें शुरू करें, पकड़ें। 5 7 7 7 5 6 7 8 9, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, तो इस तरह करो। 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितने हो गए? बस जल्दी जल्दी जल्दी, ये 30 होते हैं ना, यहाँ तक करो। तो यहाँ तक कितने हो गए? 27। तो जुलाई के दिन बताएं जी। तो ये कैलकुलेशन आपको बड़ी एग्जैक्ट करनी पड़ेगी, हल्की सी भी कैलकुलेशन में एरर आ गई मसला हो जाएगा। इसलिए अगर आप साथ नहीं मेरा सपोर्ट कर रहे तो बस अल्लाह ही आपका भला करे। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। ये बचपन में सिखाया जाता था, वैसे ही एक तरीका बच्चों वाला आपको शायद पता होगा। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, फिर पहाड़ आ गया, मई 31, जून 30, जुलाई, अगस्त भी 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31। तो बहरहाल कैलेंडर देख के आप हजरात सीख लें अगर ये चीज़ें नहीं आती। सितंबर में कितने दिन पाकिस्तान में रहा? 30 दिन। अक्टूबर में 31। नवंबर में गिनने की ज़रूरत नहीं, 25 पूरे, क्योंकि इसमें उधर से नहीं चल रहे, हम सीधा चल रहे हैं। तो नवंबर में पूरे 25 दिन, इसकी टेंशन नहीं। मार्च में, अब जुलाई में भी 5 जुलाई से गिना था, मार्च में भी 5 मार्च से गिन लेते हैं,
इसमें शायद टेंशन की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्च में भी 31 दिन है, जुलाई में भी 31 दिन थे, तो ये 27 ही बन जाएंगे। लेकिन आप उंगलियों पे चेक कर लीजिएगा शायद घर में गिन के, 5 को भी डालना है बीच में, 5, 6, 7। और अप्रैल में 15 दिन, क्योंकि वो तो यकम से 15 ही दिन बनेंगे। तो क्या हो गया टोटल? 186। जी भाई बता दें ये टैक्स ईयर में कितना अरसा पाकिस्तान में रहा? कंक्लूजन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। इसका नाम भी लिख लेते हैं, मिस्टर जॉन। अब हो सकते हैं मिस्टर जॉन बाहर के मुल्क में पैदा हुआ हो सकता है इसके पास आईडी कार्ड भी बाहर के मुल्क का हो, लेकिन इतने ज्यादा दिन पाकिस्तान में रुक गया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मजबूरन इसे क्या कहा, तुम क्या हो? मैं सिटीजन की बात नहीं कर रहा, सिटीजन तो आईडी कार्ड की बेस पे डिसाइड होता है। सिटीजन है या नहीं है मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इस वक्त क्या कंसर्न है कि नंबर ऑफ डेज कितने पाकिस्तान में रुका। आज जो बंदा भी पाकिस्तान में आके 183 डेज रुक जाए वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। एक एग्जांपल 2 आपको करवा देता हूं, फिर उसके बाद आप बेशक नोट कर लें। एग्जांपल 2 रेड मार्कर से कर लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। एग्जांपल 2 टैक्स ईयर है 2008, टैक्स ईयर है 2008। तेंदुलकर ये कहाँ किस इलाके से है? इंडिया का रहने वाला है तेंदुलकर। ये यकम सितंबर 7 से लेकर 4 सितंबर 7 तक मैच खेलने आया क्रिकेट का। चलें जी आंसर बता दें। यकम 2 3 4 कितने दिन बने? 4 डेज। तो कंक्लूजन बता दें ये बंदा कौन है? नॉन रेजिडेंट। क्यों नॉन रेजिडेंट है? क्योंकि इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से। चलें जी एग्जांपल 1 और 2 नोट कर लें। एक मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, बस 1 मिनट बाद मैं आगे मूव करूंगा। बात समझ आ जाए तो ज़्यादा टाइम ना लगाया करें। मैं इसको थोड़ा सा भी एक्सपेंड कर देता हूँ पहले क्वेश्चन को। ये लें, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की तरफ मैं आता हूं, अभी क्वेश्चन नोट करें सिर्फ। ओके अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। भाई इधर से जंप करके बैठ जाएगा दरवाजे के साथ। रेड शर्ट, वो देखो सामने जगह, जंप करके आना पड़ेगा आपको अगली रो में, टाइम पे आएगा। ओके ये दूसरी एग्जांपल भी नोट।
ओके अच्छा जी, आखिरी एग्जांपल। बंदा है, उसका स्टे है पाकिस्तान में, यकम फरवरी 2021 से लेके 3 फरवरी 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक। आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, REQ रिक्वायरमेंट, कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। वैसे आपको क्या लग रहा है, ये 183 डेज से ज़्यादा रुके? जी, टैक्स ईयर 2021 और 2022 का इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2021 यकम जुलाई 20 से शुरू हुआ होगा और 30 जून 21 को ख़त्म हुआ होगा। ठीक है जी। तो इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये कितने दिन बन गए? बोले 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 25 या 26? अब कुछ 25 कह रहे हैं, कुछ 26 कह रहे हैं, साथ साथ गिना नहीं, दोबारा गिन लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब ये 30 होते हैं, ये 27 होते हैं, 26 बनेंगे ना। तो 25 वालों को अल्लाह पूछे। 27 दिन, 31 और 26, हाँ 26 दिन, 31, 30, 31, 30। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, जून में ईयर तो खत्म हो गया ना, तो अगला साल शुरू हो गया। अब रहा तो ये बंदा नवंबर तक। जी, कितने दिन बने? 148। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, टैक्स ईयर 2022 ये शुरू हुआ होगा यकम जुलाई और ख़त्म कब होना है? 30 जून 22 को। इसमें हमारे साल के मुताबिक जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, बस ये रहा। 31, 31, 30, 31, बोलें 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 30। जी हजरात, 153 डेज। बताएं जी, इस साल क्या है और इस साल? नोट कर लें, दोनों सालों में। भाई ये अबू बकर बता दिया करो, नजर नहीं आ रहा। दोनों सालों में ये क्या है? नॉन रेजिडेंट। हाँ हाँ, बस एग्जैक्ट फिगर पे पहुंचना है आपने। वो तरीका कुछ लोगों के लिए रिस्की, एग्जैक्ट फिगर पे पहुंचना है आपने। आ जाए फर्स्ट रो में, लेकिन टाइम पे आया करें कल से 7:15।
आ जाए फर्स्ट रो में। ओके बस जल्दी करें, इसको खत्म करें। ओके असल में ये देखें ना, ये टैक्स ईयर में नहीं रुका। वैसे तो इसका स्टे अगर देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 10 महीने रहा है ये पाकिस्तान में। लेकिन टैक्स ईयर में 183 डेज नहीं रुका। तो लकीली और अनलकीली ही इज नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बनने से फ़ायदा या नुकसान क्या होगा वो फिर हम डिस्कस करेंगे कभी। तो ये था 2000 कौन सा साल, 21 का, और ये 2022 का। तो ये तारीख थी 1 जुलाई 20, और ये थी 30 जून, और ये थी 30 जून 22। अब आप अगर ये बात सोचें यहाँ पे, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अगर आप इस बात को आप सामने रखें तो इसका स्टे कितना रहा है? इसका स्टे फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब ये दोनों सालों में 183 डेज से इस साल 148 डेज रुका और इस साल 153 डेज रुका। तो यहाँ पे खड़े होके जब हम देखेंगे तो 148 डेज का स्टे है, तो क्या बनेंगे? यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो कितने दिन का स्टे बना? 153 डेज का। तो क्या बना? नॉन रेजिडेंट। तो पाकिस्तान में अगर आपने रेजिडेंट बनना है तो उसके लिए शर्त क्या है कि आपका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो सर आसिफ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान रुका 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 22 तक। सर आप एक दफ़ा भी बाहर नहीं गए, मैं पूरा साल बाहर नहीं गया, तो ये क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। बस जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा हो गया वो क्या बनेगा? अब साथ वाले रेजिडेंट को मुस्कुरा के देखें, मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, देखें साथ वाले रेजिडेंट को, क्योंकि इसका स्टे भी पाकिस्तान में, ये यूरोप नहीं गया हुआ था पिछले महीने, उससे पिछले महीने अमेरिका गया नहीं, ये इधर ही पाकिस्तान में रहते हैं। चलें ओके चलें जी। सेक्शन 82 रेजिडेंट इंडिविजुअल। An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in for period or period amounting in aggregate to। इसमें देखें ना हमने, देखें पहली मिसाल जो थी एग्जांपल 1, यानी कि कुछ अरसा रहा फिर बाहर चला गया फिर कुछ अरसा रहा, तो अमाउंटिंग इन एग्रीगेट, दोनों को एग्रीगेट करके देखना पड़ेगा। तो कुछ अरसा रहा था फिर छोड़ के चला गया था फिर कुछ अरसे बाद आ गया था। An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to 183 days और exact 183 days रुक जाए तो भी क्या बन जाएगा? उससे ज्यादा रुके फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी रेजिडेंट है। ओके पॉइंट सी को जरा छोड़ें, नीचे आए। इनकम टैक्स रूल्स 2014।
रूल भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। अब सवाल यह है कि आने और जाने का दिन उसका काउंट किया जाएगा या नहीं। मिसाल के तौर पे उसने बाहर के मुल्क जाना है और उसकी सुबह 2 बजे की फ़्लाइट है, तो जिसकी सुबह 2 बजे की फ़्लाइट है तो वो कितनी देर पाकिस्तान रुकेगा उस दिन? 2 घंटे। जिसकी सुबह 2, 3, 4 बजे की फ़्लाइट है, अगर वो 4 बजे भी पाकिस्तान से फ्लाई करता है तो उस पाकिस्तान कितने घंटे रुका? 4 घंटे। लेकिन घंटों को काउंट नहीं करेंगे, बस 1 घंटा भी पाकिस्तान रुक गया तो वो रेजिडेंट है, 1 मिनट भी रुक गया तो वो दिन काउंट किया जाएगा। सॉरी, रेजिडेंट नहीं, वो दिन काउंट किया जाएगा। तो जिस दिन पाकिस्तान से गया वो दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा, और जिस दिन पाकिस्तान वापस आया वो दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा। ये कोई अपनी साइंस नहीं निकालनी, फुल ईयर डेप्शन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्शन द ईयर ऑफ सेल, इधर उधर की चीजें नहीं फिट करनी। आने का दिन भी पूरा गिना जाएगा और जाने का दिन भी पूरा गिना जाएगा। ये एहतियातें बता रहे पॉइंट ए में। कोई आप जैसे लोग गए थे, उन्होंने सवाल पूछे थे इस तरह के, तो लॉ में कर एहतियातें बता रहे। अ पार्ट ऑफ अ डे डेट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ आना and the day of jana from Pakistan counts as a पूरा counts as a पूरा दिन of सच मौजूदगी। तो ये उसकी मौजूदगी का पूरा दिन काउंट किया जाएगा। Following days in which an individual is wholly or partly present in Pakistan। होली का क्या मतलब है? ये बंदा मौजूद है। पार्टली का क्या मतलब है? सर उसका पाकिस्तान आया है। होली और पार्टली। अभी अफगानिस्तान से निकल रहा है, सर पाकिस्तान में डाले, टांगे अफगानिस्तान है। द फॉलोइंग डेज इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। होली का मतलब पूरा दिन और पार्टली का मतलब दिन का कुछ हिस्सा। होली या पार्टली बंदे को नहीं करना। द फॉलोइंग डेज इन विच इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ पूरा, काउंट एज अ पूरा दिन ऑफ सच प्रेजेंस। पब्लिक हॉलीडे, पाकिस्तान में आया हुआ था, ईद की छुट्टियां हो गई, वो काउंट की जाएंगी स्टे में? बिल्कुल की जाएंगी। पाकिस्तान में आया हुआ था किसी काम से, तो छुट्टियां ले ली उसने अपने एम्प्लॉयर से। हो सकता है बाहर के मुल्क से किसी काम करने आया तो अपने एम्प्लॉयर से छुट्टियां ले ली, लेकिन छुट्टियों में पाकिस्तान ही रहा या बीमार हो गया, अस्पताल पड़ा रहा, तो वो दिन भी पाकिस्तान में काउंट किए जाएंगे। ओके। अ डे दैट इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड। मिसाल के तौर पे ये जॉन साहब हैं, ये पाकिस्तान आए तो कहते हैं जुलाई के महीने में मुझे 2 दिन आखिरी 30-31 को बड़ा मसला हुआ। भाई तुम्हें 30-31 जुलाई को क्या मसला हुआ? कहते 30-31 जुलाई को स्ट्राइक हो गई थी, जिसकी वजह से जो मैं सामान खरीदने आया था उसमें 2 दिन का डिले आ गया, तो ये दिन मेरे काउंट ना करो। तो लॉ मेकर कहते हैं प्लीज इधर उधर की बातें मत करो, तुम पाकिस्तान में मौजूद हो, ये दिन भी तुम्हारे काउंट किए जाएंगे। अ डे दैट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, या दुकानें बंद हो गई, या डिले इन रिसीट ऑफ परचेजेस। सप्लाई से मुराद परचेजेस, आप कोई सामान खरीदना चाहते थे, उसके सामान खरीदने में डिले हो गई, वो दिन भी पाकिस्तान के दिन गिने जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में है ना। आप ये तो बहाने हैं इधर उधर के, स्ट्राइक हो गई है, छुट्टियां आ गई हैं, मैं बीमार हो गया हूं, और भाई हो तो पाकिस्तान के अंदर ही ना, तो तुम्हारे दिन पाकिस्तान में गिने जाएंगे, बस बात खत्म। A holiday spent by individual in Pakistan before, during or after any activity in Pakistan। तो फर्ज करें ये जॉन साहब कराची में काम करने आए थे, तो जैसे ही कराची के एयरपोर्ट के ऊपर आए तो किसी ने पूछा तुमने लाहौर देखा? इसने कहा नहीं मैंने लाहौर नहीं देखा। तो कि तुम जमे ही नहीं, जाओ पहले जम के आओ। अब ये लाहौर आ गया पैदा होने के लिए। अब लाहौर जब ये आया तो ये ड्यूरिंग एक्टिविटी आया है या बिफोर एक्टिविटी आया है? ऐसा भी हो सकता था कराची में काम कर रहा हो, दरमियान में कोई इसको बंदा मिल जाए और कहे यार लाहौर गए ही नहीं, तुम पैदा ही नहीं हुए, जाओ लाहौर से होके आओ। ऐसा भी हो सकता है ये कराची में अपनी एक्टिविटी क्लोज कर ले और बाहर के मुल्क जा रहा हो, और उधर एयरपोर्ट वाले कहें भाई लाहौर हुए बगैर आपने नहीं जाना, तो इसको एक्टिविटी क्लोज करने के बाद लाहौर जाना पड़े। तो कोई भी छुट्टियां गुजारने इसने चला गया पाकिस्तान में, मीनारे पाकिस्तान देखने चला गया, हॉलीडे स्पेंट, तो वो दिन भी पाकिस्तान के काउंट किए जाएंगे।
तो ये सारे लोग बहाने मारते थे कि ये वाले दिन हमने काउंट नहीं करने, तो लॉ मेकर कहते हैं ये सारे दिन आपके पाकिस्तान के स्टे के काउंट किए जाएंगे। बस एक रिलैक्सेशन है, डज नॉट काउंट, बस एक रिलैक्सेशन है, ये दिन आपका पाकिस्तान में काउंट नहीं किया जाएगा, जो सबसे आखिरी वाला मैं बताने लगा हूं। कि क्या कहते हैं आप इसको, चाइना कहते हैं, चाइना, अच्छा ये चाइना है, इसको ईरान कर लें, ये पाकिस्तान है। अब एक बंदे का स्टे पाकिस्तान में 182 डेज था, उसके बाद अब ये चाइना से जाना चाह रहा था ईरान। चलें इधर देखें आप लोग, ये चाइना से जाना चाह रहा था ईरान, तो किसी ने कहा बारों बार फ्लाइट नहीं जाती, आपको आना पड़ेगा पाकिस्तान, एक दिन का स्टे आपका उधर होगा, पाकिस्तान में फ्लाइट रुकेगी, लेकिन आप एयरपोर्ट पे ही रहेंगे, और फिर उसके बाद आपको ईरान जाना पड़ेगा, तो ट्रांजिट की फ्लाइट है। तो अब ये वाला एक दिन इसका पाकिस्तान का स्टे काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके पाकिस्तान रुकने की नीयत नहीं थी, ये तो मजबूरन इसे पाकिस्तान रुकना पड़ा दो मुल्कों के दरमियान ट्रैवल करते हुए। जैसे अक्सर आपने सुना होगा सऊदी अरब लोग जाते हैं हज उम्रा करने, रास्ते में कोई तुर्की रुके होते हैं, कोई कहीं रुके होते हैं, तो अगर कोई बंदा मजबूरन रुकना पड़ जाए तो ऐसी सूरत में वो वाला स्टे इसका काउंट नहीं होगा, दो मुल्कों के दरमियान ट्रैवल करते हुए। पहले से पाकिस्तान कितने दिन रुक चुका था, अगर एक दिन भी और रुक जाता तो क्या बन जाना था, ये एक दिन किस वजह से रुकना पड़ा, मजबूरी की वजह से, ट्रांजिट था, दो मुल्कों के दरमियान ट्रैवल करते हुए मजबूरन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा, वो फिर डे काउंट नहीं किया जाएगा। अ डे और अ पार्ट ऑफ डे, पूरा दिन रुके या दिन का कुछ हिस्सा, वेयर एन इंडिविजुअल इज इन, अभी तो फिर पाकिस्तान आ गया रे, तू क्यों आया, कहते सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग मोल्लक, मैं तो मोल्लक हुआ हूं, मैं तो ट्रांजिट में हूं बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, चाइना और आउटसाइड पाकिस्तान। आजकल चाइना ईरान दोनों पाकिस्तान से बाहर है ना, बाकी इमरान खान का प्लान नहीं मैंने आपको बताया, लेकिन फिलहाल चाइना ईरान बाहर है ना पाकिस्तान से। अच्छा, बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये दिन उनका पाकिस्तान में काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, वापस आ जाएं जिथे दी 82, नहीं प्लीज पूरा नहीं करना, 82 का सी, 82 का सी, अच्छा पाकिस्तान की आबादी कितनी है आपको डाल के, चलो 22 करोड़ कर लेते, 22 करोड़। अच्छा, जो राइस के अंदर लोग काम कर रहे हैं ये हुकूमत के एम्प्लॉयज हैं, पेप्सी के अंदर जो काम कर रहे हैं हुकूमत के एम्प्लॉयज हैं, नहीं, पुलिस में काम कर रहे हैं, फौज में काम कर रहे हैं, ये हुकूमत के एम्प्लॉयज हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं हुकूमत के एम्प्लॉयज हैं, नहीं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, 22 करोड़ में से कितने हुकूमत के एम्प्लॉयज होंगे, ऐसी रफ गेस, 5 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, राज्य के इसने लंबी 1 करोड़ से कम ही कर लेते हैं, पता नहीं, अब चलें 1 करोड़ भी बहुत बड़ी फिगर मुझे तो लग रही है, चलें बहरहाल हो सकते हो, तो 1 करोड़ इसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। चलो अब इन गिने चुने लोगों के लिए एक रूल है, इन गिने चुने लोगों के लिए रूल है पॉइंट सी में, पॉइंट बी लॉ में होता था, डिलीट हो गया, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं कि ए के बाद सी याद रखें, आप पेपर में बेशक 1 2 करके लिखाइएगा, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा,
इन गिने चुने लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक रूल है। क्या रूल है? वो अगर बाहर के मुल्क में पोस्टिंग उनकी हो जाए, उनकी पोस्टिंग कहां हो जाए? बाहर के मुल्क में, तो चाहे वो पूरा साल बाहर के मुल्क में रहें तो भी वो रेजिडेंट होंगे। हालांकि अगर उनके पोस्टिंग बाहर के मुल्क में है तो वो तो 365 डेज बाहर हैं, तो 0 डेज पाकिस्तान है। लेकिन उनके लिए रूल ए नहीं है, उनके लिए नया रूल है, रूल नंबर सी। इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ और ये 22 करोड़ अवाम के लिए रूल नहीं है। 21 करोड़ अवाम के लिए जो रूल है वो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। ये उन 1 करोड़ गिने चुने लोगों के लिए रूल है पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट और सूबे की गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द, जिसकी पोस्टिंग कहां हुई है? अब्रॉड, बाहर के मुल्क में, तो उसे क्या समझा जाएगा? बोले रेजिडेंट समझा जाएगा। उसके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाएंगे। तो लिख लें, अच्छा ये नीचे काट दें, ये बात आपको पता है काटने की। सिटीजनशिप कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। सिटीजनशिप का क्या मतलब है? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड कभी नहीं देखा जाता रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन है। बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जहां मर्जी हैं आप, हमारे नजर में क्या है? रेजिडेंट है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप नहीं है तो आपका स्टे कितने दिन होना चाहिए? तो फिर भी आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। तो इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। तो आगे आप लिख सकते हैं, चाहे 0 डेज स्टे है पाकिस्तान में फिर भी रेजिडेंट है, चाहे 0 डेज स्टे है पाकिस्तान में फिर भी ये बंदा क्या समझा जाएगा? रेजिडेंट। नहीं, पोस्टेड अब्रॉड का मतलब है जिन दिनों में बाहर पोस्टिंग हुई हुई है, बस वो वाले दिन। ऑफिशियल पोस्टिंग। जिस टेन्योर में पोस्टेड अब्रॉड रहे। क्वेश्चन 17, in view of provisions of income tax ordinance 2001 determine the residential status of the following persons for tax year 2013। टैक्स ईयर 2013 का क्या मतलब है? 1 जुलाई 2012 से 13। अच्छा, आपके जहन में अब ये कौन कौन से महीने हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2012 वाला, जिसको कैलेंडर में कहता हूं, जुलाई से दिसंबर वाला कैलेंडर 12 वाला, और जनवरी से जून वाला कैलेंडर 2013 वाला। तो ये वाले 12 महीने, इन 12 महीने में हमने डिसाइड करना है ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012। रमीज 24 दिसंबर 2012 को सऊदी, अच्छा इसको मैं बाद में कराऊंगा, ये भी मैंने नहीं करवाना था। ये भी 2 और 4 करें, 2 और 4। जल्दी जल्दी जल्दी। खलील एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो नहीं लिखा हुआ, बेगम की नौकरी तो नहीं करा। खलील एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो हुकूमत की नौकरी कर रहा है। सिंस लास्ट 3 years वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान का मिशन इन जेनेवा फ्रॉम 1 अगस्त 12 टू 30 जून 13। 1 जुलाई 12 नहीं, 1 अगस्त 12 टू अब 11 months आउटसाइड पाकिस्तान है, और सिर्फ
लिखें 1 मंथ इसका स्टे है पाकिस्तान में, लेकिन ये 1 मंथ तो डिसीजन के लिए इररिलेवेंट है, और ना पेपर में इसका 1 मंथ हमने लिख के आना है। हमने क्या लिख के आना है? हमने कहना है ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज अ irrespective of number of days he is present in पाकिस्तान। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये था ना डिसाइडिंग फैक्टर, डेज नहीं था डिसाइडिंग फैक्टर यहां। नेक्स्ट, स्मिथ आगे क्यों पढ़े हैं? नॉन रेजिडेंट ही होगा, स्मिथ नाम से ही नॉन रेजिडेंट लग रहा है। ना 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 ना, उसके नंबर ऑफ डेज गिनेंगे हम बस। स्मिथ, A Nigerian football coach came to on 28 फरवरी 13। ऊपर नजर मारे कब आया है? 28 फरवरी 13 को। बिल्कुल साल हमारा एंड होने वाला था, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कुछ 4-5 महीने में साल एंड होने वाला है, फरवरी में आया है। तो 28 फरवरी 13 को आया है पाकिस्तान। यकम जुलाई 12 से 30 13, 28 फरवरी 13 को पाकिस्तान आया है, और 31 अगस्त को पाकिस्तान से अगले साल पाकिस्तान से गया है, जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारे से सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है? किस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है? 2013 का। तो जब 13 का स्टेटस मालूम करना है तो हमारे लिए जुलाई अगस्त से रेलेवेंट है, तो ये तो जुलाई अगस्त की बेस पे हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, दिन गिन लेते हैं, वैसे वो भी एक तरह की वेस्टेज ऑफ टाइम ही लग रही है। बहरहाल केम ऑन 28 फरवरी, इसका मतलब है फरवरी का एक दिन हो गया। केम ऑन 28 फरवरी, तो आने का दिन तो गिनेंगे। केम ऑन 28 फरवरी, तो इसका मतलब है फरवरी में पाकिस्तान था 28 फरवरी को। फरवरी का एक दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो देयरफॉर ही इज, तो ये कैलकुलेशन पेपर में करके आया करें। As he stays for a period of less than 183 days, therefore he will be considered as non-resident individual। कितने मुश्किल सिनेरियो पे सवाल बना रहे हैं आई। अच्छा, चलें जी वापस आ जाएं। अच्छा जी, ये अपने रजिस्टर में कहीं नोट कर लें, या बेशक ये इसी सफ़े पे नोट कर लें। हमारी नज़र में पर्सन्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। एओपी से मुराद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ, इसको पार्टनरशिप भी कहते हैं। डॉक्टर साहब की क्लिनिक है, वो क्या होंगे? इंडिविजुअल। नेस्ले वाले कंपनी होंगे। 3 लोगों ने मिलकर फर्म शुरू कर दी, स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स देते हैं, सीए फर्म, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनर्स। तो हमारे लॉ की नज़र में पर्सन्स 3 किस्म के हैं, इंडिविजुअल्स, एओपीज और कंपनीज। अभी हमने क्या पढ़ा है? समझ आ गई? इंडिविजुअल कब रेजिडेंट बनता है? जब इसका स्टे 183 डेज या उससे ज्यादा हो। और नॉन रेजिडेंट कब बनता है? जब इसका स्टे 183 डेज से कम हो। अब हम क्या पढ़ेंगे? एओपी कब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनती है, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? कंपनी कब। पहले एओपी में आ जाएं, पेज 2 पे हम एओपी। एओपी में पार्टनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं? पार्टनर्स। और कंपनी में शेयर होल्डर्स।
अच्छा, कुछ एओपीज हैं जो पाकिस्तान की हैं, वो तो रेजिडेंट है, उनकी तो बात ही खत्म। पाकिस्तान में 2-3 लोगों ने काम शुरू किया हुआ है, वो तो रेजिडेंट ही हैं। और नहीं, उसमें 183 डेज का चक्कर ही नहीं। अच्छा, और वो मैं बताता हूँ। और जो एओपीज बाहर के मुल्क की हैं और अक्सर पाकिस्तान में आती हैं काम करने के लिए, उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए ये रूल है कि सारे पार्टनर या सारों में से कोई एक या दो या तीन, सारे पार्टनर या सारों में से कोई एक या दो या तीन पाकिस्तान में एक लम्हे के लिए भी आ जाएं, पाकिस्तान में एक लम्हे के लिए भी आ जाएं, लेकिन आके डिसीजन लेके जाएं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट संभालें, तो फिर ये पार्टनरशिप फर्म क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। सारे पार्टनर्स आ जाएं तो भी बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्क में कोई 3 पार्टनर हैं, उन्होंने सोचा पाकिस्तान के अंदर भी ब्रांच खोल लें। अब वो अगर तो बाहर ही बैठे रहते हैं, पाकिस्तान आते ही नहीं, तो फिर तो ये नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर वो कोई एक दफा भी साल में 3 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर को भी, पार्टली है ना, किसी एक पार्टनर को भी उन्होंने साल में भेज दिया, या सारे इकट्ठे आ गए, कितने अरसे के लिए आए? बेशक 5 मिनट के लिए आए, 183 दिनों के लिए आना उनका जरूरी नहीं। और आके क्या संभाला? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन। तो वो क्या बन जाएगी? एओपी शैल बी रेजिडेंट एओपी। वो क्या बन जाएगी? तो एन एओपी shall be a for a if the control and management of the affairs of association is situated wholly or partly। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? वो एम्प्लॉइज के हाथ में नहीं होता। इफ द कंट्रोल यानी पार्टनर्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान होली, सारे आ जाएं या थोड़े से आ जाएं, कहाँ आए, कितने अरसे के लिए आए? एट एनी टाइम इन द ईयर। तो ये एओपी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट एओपी। जी 17 का 3 पढ़ें भाई, ऊपर कर दो। 17 का 3। अली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन का जरा नंबर, सेक्शन का नंबर आपने याद नहीं रखना, अपने रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। 84 लगेगा ना, जो अब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने सेक्शन 82 पढ़ा है, 82 पढ़ा है। तो ये आपने याद नहीं रखना सेक्शंस के नंबर, लेकिन अभी रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ। सेक्शन 84 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अली एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म and provides consultancy services in Pakistan as well as the management and controls is situated partly in UK and partly in Pakistan। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट पाकिस्तान में पार्टली रही है, मौजूद रही है। तो क्या पार्टली रहे हैं पाकिस्तान में? किसी भी टाइम के लिए रहे हैं? यस। तो इसलिए ये एओपी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट एओपी। ओके, इसको लिखने का तरीका आप लोगों ने देख के आना है सोल्यूशन से, फिर कल मैं उसको दिखाऊंगा, दोबारा दिखाऊंगा। इसका सोल्यूशन आप लोगों ने देखना है घर में जाकर। ओके, अच्छा जी, कंपनी। भाई कंपनी के लिए तो सादा सा रूल है, अगर इसने पाकिस्तान के कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है तो ये कंपनी रेजिडेंट है। पाकिस्तान का कंपनी लॉ का नाम किसी को आता हो? कंपनीज एक्ट 2017। ये कोई मसला नहीं, जो हजरात इस दफा लॉ पढ़े हैं उनको पता चल जाएगा, फिर कभी लॉ पढ़ेंगे वहां पता चल जाएगा। अ कंपनी शेल बी रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ it is incorporated or formed by or under any law in force in पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा लॉ है इन फोर्स?
कंपनीज एक्ट 2017। बाय और अंडर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल बाय का मतलब ये है कि लॉ मेकर ने खुद वो कंपनी बनाई है, कई दफ़ा हुकूमत भी कंपनीज बना देती हैं। और अंडर का मतलब ये है कंपनी पहले खुद बनी थी, बाद में लॉ के अंडर अपने आप को आके रजिस्टर करवाया। तो बाय वाली कंपनीज बड़ी कम होती हैं, बाय वाली कंपनीज बड़ी कम होती हैं जो हुकूमत खुद बनाती है। आमतौर पे कंपनीज बनती हैं फिर अपने आप को लॉ के अंडर आके रजिस्टर करवा लेती हैं। बहरहाल जो भी पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड है वो कंपनी क्या है? रेजिडेंट कंपनी। ये तो वो कंपनीज होगी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। अब कोई बाहर की कंपनीज भी ऐसी होती होंगी जो पाकिस्तान में सड़कें बनाने आ गई, ब्रिज बनाने आ गई, उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए वही रूल है जो हमने पॉइंट नीचे पढ़ा है, लेकिन उनके लिए एक ख़तरनाक शर्त है, वो है ये होली। कंपनी रेजिडेंट तब बनेगी जब सारे के सारे डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, डायरेक्टर्स, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है? डायरेक्टर्स के हाथों में। डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स में ये फ़र्क है, शेयर होल्डर्स 500 भी हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला हो, लेकिन उन 500 में से जो 6-7 लोग कंपनी का काम चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स। तो इंग्लिश आपको कोई नई याद नहीं करनी पड़ेगी, ये नीचे वाली इंग्लिश ही आपकी चल जाएगी ऑलमोस्ट। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, सारा का सारा इन पाकिस्तान। कितनी देर के लिए आए वो डायरेक्टर? सारे आए बट डायरेक्टर। अगर 6 हैं तो 6 में से 6 आएंगे, 5 भी आए तो कंपनी रेजिडेंट नहीं बनेगी। तो मुझे ये लग रहा है कंपनी रेयर सर्कमस्टांस में रेजिडेंट बना करेगी। जो बाहर वाली कंपनीज है जो पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई वो तो रेजिडेंट हैं ही, लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो कब रेजिडेंट बनेगी? सारे डायरेक्टर पाकिस्तान में आके डिसीजन लें। अच्छा, अगर कोई बाहर की कंपनी आके अपने आप को कंपनी लॉ में ही रजिस्टर करा ले, फिर क्या बनेगा भाई? फिर तो उस पर पॉइंट ए लग जाएगा ना, फिर तो बात ही खत्म होगी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की, फिर तो सीधी सीधी रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि उसने तो आके, तो अगर कोई बाहर की कंपनी वो कह दे कंपनी लॉ में रजिस्टर हो गई है, फिर तो बात सिरे से खत्म है, फिर तो वो कंपनी क्या है? हाँ, कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर आमतौर पे नहीं होती, तो उनके लिए फिर क्या देखा जाएगा? बी वाला पॉइंट देखा जाएगा। क्लियर? तो पहले हमने पॉइंट ए लगाने की कोशिश करनी है पेपर में, हमने चेक करना है ये कंपनी लॉ में तो रजिस्टर नहीं है। अगर पॉइंट ए ना लग सका तो फिर कौन सा पॉइंट लगाना है? बी पॉइंट। क्वेश्चन 11 का 4, फारूक ट्रेडिंग एलएलसी वाज, ये एलएलसी पता नहीं क्यों लिखता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं इसे, लेकिन ये लिखना कोई इसके लिए जरूरी नहीं था। बहरहाल ये सी से मुराद आपको पता होना चाहिए, ये कंपनी है। वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिख भी दिया उसने इन, तो पॉइंट ए नहीं लग सकेगा क्योंकि पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड है या बाहर के? तो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड, तो इसलिए पॉइंट ए तो नहीं लग सका। अब अगला पॉइंट लगाने की कोशिश करते हैं। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स आर सिचुएटेड, सारा का सारा इन पाकिस्तान। तो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? कंपनी होली सिचुएट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में, इस बुनियाद पर हम इसे क्या कहेंगे? हालांकि यूएई के अंदर ये रजिस्टर्ड है, लेकिन क्योंकि इसके डायरेक्टर सारे के सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए, इस वजह से ये कंपनी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कंपनी में। ओके, इसमें आप ये पॉइंट कराइएगा खुद ही, कल को सवाल हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा, बाकी तीनों भी कराइएगा।
क्वेश्चन 11 पूरा होमवर्क में कर लिख दें साथ वाले के, उसको याद नहीं रहेगा, उसके रजिस्टर पे लिख दें अगर उसके नोट्स नहीं है तो। क्वेश्चन 11 ओके जी हजरात। पॉइंट सी, बस आखिरी पॉइंट सी। इट इज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो ये होगी ना पंजाब की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, और लोकल गवर्नमेंट ये नाजिम जो होते हैं, नाजिमों की हुकूमतें इन पाकिस्तान। अब आप कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट को क्यों कहा जा रहा है कंपनी, हालांकि गवर्नमेंट तो कंपनी नहीं है, और कंपनी में भी फिर रेजिडेंट कंपनी। तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट अगर मिसाल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट अगर सिंध में जाके कोई काम करे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, पंजाब गवर्नमेंट अगर सिंध में जाके कोई काम करे तो कई दफ़ा इसको टैक्स देना पड़ जाता है। बहरहाल ये आने वाले दिनों की बात है, ये फिर कभी देखेंगे। तो इसलिए अगर कभी गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे टैक्स मांगना पड़े, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट किसी को टैक्स नहीं देती। फेडरल गवर्नमेंट, फ़र्क पता ना फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में? फेडरल गवर्नमेंट तो एक ही है पाकिस्तान में, इमरान खान, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में जितने सूबे हैं उतनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को आज के बाद हमने क्या कहना है, बोले एहतियात के दर्जे में हम इनको कंपनी कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कभी इनसे टैक्स लेना पड़ा तो फिर किन रेट्स के ऊपर लेंगे, जिन रेट्स पे कौन टैक्स देता है। और रेजिडेंट तो ऑब्वियसली ये हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, गवर्नमेंट्स या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। क्लियर? अच्छा, सेक्शन 81 अब मेरा नहीं ख्याल को पढ़ने की जरूरत है। सेक्शन 81 क्या है? रेजिडेंट पर्सन कौन है? इससे नीचे वाले क्या थे? रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है, रेजिडेंट एओपी कौन है, और रेजिडेंट। अब क्या कहने लगे? अब आपने हंसना नहीं है। अ पर्सन शेल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट कंपनी, इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट एओपी। रेजिडेंट वो है जो रेजिडेंट है। एंड आगे हंसना नहीं है। अ पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट इफ ही इज नॉट अ रेजिडेंट। तो पर्सन की डेफिनेशन है ये, पर्सन। तो कौन कौन से पर्सन रेजिडेंट हैं? रेजिडेंट इंडिविजुअल भी रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट कंपनी भी रेजिडेंट पर्सन है, और रेजिडेंट एओपी भी रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है। क्लियर? इसमें एक नई चीज आ गई मोहतरम, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि रेजिडेंट कंपनी में प्रोविंशियल कवर हो रही थी और लोकल भी। इसमें एक नया लफ्ज आया फेडरल गवर्नमेंट। अब अगेन आपके जहनों में आएगा फेडरल गवर्नमेंट कंपनी है। नो 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 नो, फेडरल गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। कंपनी की डेफिनेशन नहीं डाला उसने डाला है फेडरल गवर्नमेंट इज अ रेजिडेंट पर्सन। अब फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना होता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ केस करती है। आपने सुना होगा हुकूमत ने हमारे खिलाफ केस कर दिया, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को एहतियात के दर्जे में फेडरल गवर्नमेंट को पर्सन कह रहा है बस, और कोई मकसद नहीं है इसका। ऐसे ही पर्सन है ये, आप इसको नेचुरल पर्सन तो नहीं कहेंगे, सांस तो नहीं लेती, हुकूमत मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब होता है हुकूमत मेरे पीछे पड़ी हुई है? हुकूमत नजर आ रही है मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो हुकूमत नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन आज के बाद भी हम हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत इज अ पर्सन। और पर्सन में भी कौन सा पर्सन? पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है आजकल? चाइना गई हुई है, रेजिडेंट है। तो इसमें भी कोई दूसरा सवाल नहीं कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो अब एक बात जरा गौर से बता दें, रेजिडेंट कंपनी के अंदर कौन सी आ रही है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रेजिडेंट पर्सन के अंदर कौन सी आ रही है? फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर? ओवर।